हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसजेनिक्स का क्रॉप इम्प्रूवमेंट में इम्पोर्टेंस क्या है। इस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक्स हम इम्प्रूव्ड सेल्फ लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंसी के लिए यूज कर सकते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंसी के लिए यूज कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंसी के लिए यूज कर सकते हैं और ड्राउट रेजिस्टेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम ट्रांसजेनिक्स का यूज कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम इन सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बना सकते हैं। ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग के अंतर्गत हम ये सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं। तो वन बाई इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि पहला हमने आपको बताया कि हम ट्रांसजेनिक के द्वारा सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब जो भी क्रॉप प्लांट्स है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्लावर सावर टोमेटो। देखिए, जो देसी टमाटर है इसमें आपने देखा होगा कि इसको हम अधिक दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसकी जो सेल वाल होती है ये डिग्रेड हो जाती है और टमाटर खराब हो जाता है, टोमेटो जो है वो खराब हो जाता है, जिससे कि हम इसको अधिक दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका कारण क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो देसी टमाटर है इसमें एक जीन होता है पीजी, जिसको बोलते हैं पॉलीग्लेक्ट्रोनेज जीन। ये एक एंजाइम बनाता है और ये एंजाइम जो है इस जीन के द्वारा, मतलब एक एंजाइम बनाया जाता है और ये एंजाइम पेक्टिन को डिग्रेड कर देता है। ये एंजाइम जो है पेक्टिन को डिग्रेड कर देता है। पेक्टिन मतलब जो इसके ऊपर सेल वॉल होती है ना, इसको डिग्रेड कर देता है। टमाटर के ऊपर जो सेल वॉल पाई जाती है, जो कोट पाया जाता है, इसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो पीजे जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो गया भाई, डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन, जिससे कि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसको हम अधिक दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका सलूशन क्या है, सलूशन ये है कि इस पीजी जीन को हम क्या करें, साइलेंट कर दें। इस पीजी जीन को हम क्या करें, साइलेंट कर दें, जिससे कि पॉलीग्लेक्ट्रोनेज जो है ये एक ऐसा एंजाइम्स नहीं बना पाएगा जो कि पेक्टिन को डिग्रेड करता हो। ठीक है, तो इसको साइलेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की गई, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर भी चुके हैं और यहाँ भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और जो टमाटर बना, इसके बाद इसको नाम दिया गया फ्लावर सावर टोमेटो। ये 1994 में जो है रिलीज हुआ। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे हाइब्रिड टमाटर आ चुके हैं मार्केट में जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर किए जा सकते हैं। तो फ्लावर सावर टोमेटो इंडिया में तो अभी प्रचलन में नहीं ही है, क्योंकि यहाँ पे तो केवल और केवल बीटी कॉटन को परमिशन मिली हुई है और भी अभी ऐसी कोई क्रॉप नहीं है जो खाने वाली क्रॉप हो और इंडिया में कल्टीवेट हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है इसने जो है परमिशन नहीं दिया है। बायोसेफ्टी इश्यूज हैं, इनको लेकर के इस पर डिस्कशन चलता रहता है। तो इस पर भी हम लोग जो रेगुलेशन है, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन, बायोसेफ्टी इश्यूज, इनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हमको डिस्कस करना है कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर ट्रांसजेनिक जो हैं इनका क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसी को हम आज यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, फ्लावर्स और टोमेटो में क्या किया गया भाई, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिसके थ्रू ये जो पीजी जीन है इसको जो है क्या कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया, जिससे कि पेक्टिन जो है ये डिग्रेड नहीं होती है और टमाटर के ऊपर लेयर जो होती है ये मोटी हो जाती है और इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर पाते हैं। तो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, इसको यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है
पीजी जीन है और इस पीजी जीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनता है और इस एमआरएनए से एक पीजी प्रोटीन बनता है और ये पीजी प्रोटीन जो है ये टमाटर की लेयर को डिग्रेड कर देता है, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टमाटर बेकार हो चुका है। ये नॉर्मल टमाटो है, नॉर्मल टमाटर है। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक पीजी जीन है और इसी पीजी जीन का एक रिवर्स जीन जो है बना लिया गया, रिवर्स पीजी जीन बना लिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजी जीन का भी आरएनए बन रहा है और रिवर्स पीजी जीन का भी आरएनए बन रहा है और यहाँ पे जो आरएनए है ये दोनों का बन रहा है, तो ये एक दूसरे क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे और ये दोनों अटैच हो जाएंगे। जब डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा तो इस डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए को टीआरएनए जो है ना वो रीड नहीं कर पाएगा। टीआरएनए रीड नहीं कर पाएगा तो इसकी प्रोटीन नहीं बनेगी, मतलब इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो पीजी प्रोटीन नहीं बनेगा मतलब पीजी एंजाइम नहीं बनेगा और जब पीजी एंजाइम नहीं बनेगा तो टमाटर की जो लेयर है वो डिग्रेड नहीं होगी और इस तरीके से इस टमाटर को हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर सावर टोमेटो की मैक ग्रेगर नाम की वैरायटी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक जो है समर इंडलेस भी आती है। तो ये वैरायटीज हैं फ्लावर सावर टोमेटो की बीटी। अभी हम लोग जैसे कि अपना नेक्स्ट हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था कि इम्प्रूव क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो राइस है ये लगभग 80 to 90% इसका कंजम्पशन जो है ये एशिया के अंदर होता है। मतलब एशिया जो है इसकी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ये राइस के ऊपर निर्भर करती है, राइस को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करती है। अब ये भी आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग आँखों से संबंधित बीमारियों से ग्रसित होते हैं, मतलब किसी की नज़र कमज़ोर होती है, चश्मा बहुत लोगों को लगा रहता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। तो यहाँ पे राइस को टारगेट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्या कह सकते हैं लाभदायक हो सकता है, क्योंकि राइस को ज़्यादातर लोग खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और अगर इसमें हम विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा दें, क्योंकि नॉर्मल राइस जो होता है इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। तो अगर इस राइस में अगर हम जो है विटामिन ए की मात्रा बढ़ा दें तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसमें जो विटामिन ए की डिफिशियंसी है इसको दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे गोल्डन राइस एक इसी तरीके का राइस है जिसमें कि विटामिन ए की मात्रा या फिर हम कहें बीटा कैरोटीन की जो मात्रा है ये बढ़ा दी गई है कुछ जीन्स को ऐड करके। तो ये एक प्रकार से ट्रांसजेनिक राइस है जिसमें कि जीन ट्रांसफ़र किया गया है, अलग अलग सोर्स से जीन को जो है इसमें ला करके डाला गया है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं क्या प्रॉब्लम है राइस में, जो नॉर्मल राइस है इसमें क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया गया। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि विटामिन ए जो है ये आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और नॉर्मल जो राइस है इसमें होता क्या है कि ये जो विटामिन ए का प्रीकर्सर है बीटा कैरोटीन ये नहीं बनता है। जब ये नहीं बनता है तो राइस में जो है विटामिन ए का सिंथेसिस भी नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बीटा कैरोटीन है ये बनता क्यों नहीं है नॉर्मल राइस में। बनता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक देख सकते हैं आप एक बायोसिंथेटिक पाथवे दिखाया गया है। मतलब बीटा कैरोटीन बनने के लिए पहले जर्नाइल डाइफास्फेट से फाइटोइन बनता है, फाइटोइन से जीटा कैरोटीन बनता है, फिर जीटा कैरोटीन से लाइकोपीन बनता है और लाइकोपीन से फिर बीटा कैरोटीन बनता है और बीटा कैरोटीन से फिर विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है जो नॉर्मल राइस है उसमें फाइटोइन सिंथेज एंजाइम नहीं बनता है, मतलब इसके अंदर जो है इस एंजाइम्स को बनाने वाला जीन है ही नहीं। तो जब जीन नहीं है तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, मतलब जर्नाइल डाइफास्फेट जो है ये फाइटोइन में कन्वर्ट नहीं होगा।
जब फाइटोइन में कन्वर्ट नहीं होगा तो भाई बीटा कैरोटीन नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी कि फाइटोइन डिसैचुरेज भी नहीं है यहाँ पे, जिससे कि जीटा कैरोटीन बन सके, और जीटा कैरोटीन डिसैचुरेज भी नहीं है जिससे कि लाइकोपिन बन सके, और फिर लाइकोपिन बीटा साइक्लेज भी नहीं है जिससे कि बीटा कैरोटीन बन सके। हालांकि लाइकोपिन बीटा साइक्लेज एंजाइम जो है ये वाइल्ड राइस में पाया गया है, तो यहाँ पे एक एंजाइम तो पाया जा रहा है, बाकी ये जो 3 एंजाइम्स हैं ये जो है नहीं है नॉर्मल राइस के अंदर, जिससे कि बीटा कैरोटीन का जो सिंथेसिस है, जो संश्लेषण है, ये नहीं हो पाता है नॉर्मल राइस में। तो इससे क्या होता है कि जो राइस का ग्रेन है इसमें विटामिन ए नहीं रहती है, ना के बराबर रहती है। अब इसका सलूशन क्या है? इसका भाई सलूशन ये है कि गोल्डन राइस बना दिया जाए, और गोल्डन राइस जो है बनाया गया इंगो पोर्ट्रिकस के द्वारा। इंगो पोर्ट्रिकस, हालांकि इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने और भी काम किए, जैसे कि पीटर ब्रैमले थे, इन सभी ने काम किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। लेकिन इसमें इंगो पोर्ट्रिकस को पूरा श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने जो है इसको अल्टीमेटली डेवलप किया गोल्डन राइस को, और इसीलिए इंगो पोर्ट्रिकस को फादर ऑफ गोल्डन राइस भी कहा जाता है। गोल्डन राइस मतलब ऐसा राइस जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है, बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा है। बना कैसे ये, इसको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन राइस में क्या है कि 2 जीन ऐड किए गए। एक PSY जीन ऐड किया गया, फाइटोइन सिंथेस, जो कि बनाता है, ये डैफोडिल से लिया गया, नार्सिसस स्यूडो नार्सिसस, ये एक प्लांट है, यहाँ से जो है लिया गया PSY, मतलब जो फाइटोइन सिंथेस को सिंथेसाइज करता है। जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा था कि फाइटोइन सिंथेस की रिक्वायरमेंट होती है जर्नाइल जर्नाइल डाइफॉस्फेट से फाइटोइन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एंजाइम्स यहाँ पे नहीं था, जबकि यहाँ पे ये जीन ला करके डाल दिया गया राइस में, ये डैफोडिल से ला करके डाल दिया गया, तो अभी फाइटोइन सिंथेसिस होने लगेगी। इसके बाद दूसरा जीन जो डाला गया वो CRT1, मतलब फाइटोइन डिसैचुरेज और जीटा कैरोटीन डिसैचुरेज के लिए जिम्मेदार जो जीन है उसको यहाँ पे डाला गया। ये जो जीन है ये लिया गया इरविनिया यूरेडोवोरा से, जो कि एक सॉइल बैक्टीरिया है। अब ये जो जीन है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 एंजाइम बना रहा है, फाइटोइन डिसैचुरेज एंड जीटा कैरोटीन डिसैचुरेज। अब इनका काम क्या है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये 2 एंजाइम्स जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई फाइटोइन डिसैचुरेज जो है ये जीटा कैरोटीन बना रहा है, जबकि जीटा कैरोटीन डिसैचुरेज जो है ये लाइकोपिन बना रहा है। और ये हमने आपको बताया लाइकोपिन बीटा साइक्लेज जो है ये ऑलरेडी वाइल्ड राइस में पाया जाता है, तो इसको हम वहीं से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी आप देख पा रहे हैं कि ये भी एंजाइम्स प्रेजेंट हो गया, ये भी एंजाइम प्रेजेंट हो गया, ये भी एंजाइम प्रेजेंट हो गया, और ये भी एंजाइम प्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस होने लगेगा। इसको आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गोल्डन राइस में सोल्यूशन दिया गया है कि भाई ये राइस है, और राइस में जो है जर्नाइल जर्नाइल डाइफॉस्फेट ये पहले से बनता है, ये तो बनता है, ये तो पुष्टि हो चुकी है कि इस चीज़ का सिंथेसिस होता है। लेकिन अब ये चीज़ नहीं थी जिससे कि बीटा कैरोटीन नहीं बन पा रहा था, तो अभी फाइटोइन सिंथेसिस ये बनने लगा क्योंकि हमने जो है डैफोडिल से PSY जीन ला करके डाल दिया राइस में। फिर अब जो है हमने सिंगल बैक्टीरियल जीन मतलब CRT1 जो है ला करके डाल दिया। CRT1 क्या करता है, फाइटोइन डिसैचुरेज बनाता है और जीटा कैरोटीन डिसैचुरेज बनाता है, जिससे ये यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद LCY मतलब लाइकोपिन बीटा साइक्लेज, ये जो है ऑलरेडी वाइल्ड राइस में चूंकि प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से ले लिया जाता है और बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरीके से गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बनने लगता है, और ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है ये कंप्लीट हो जाता है, बीटा कैरोटीन बनने लगता है, और विटामिन ए जो है रिच हो जाता है ये राइस, और इसी राइस को हम बोलते हैं गोल्डन राइस। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि भाई गोल्डन राइस है क्या, और इसका हम इम्पोर्टेंस भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो है क्या कर रहे हैं,
राइस में विटामिन ए का कंटेंट बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो गोल्डन राइस है इसमें ये जो है रिपोर्ट किया गया है कि 1.6 माइक्रोग्राम पर ग्राम जो है इतना जो है बीटा कैरोटीन यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो ये जो बीटा कैरोटीन है ये भी कम है। अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे बनाया गया गोल्डन राइस 2। गोल्डन राइस 2 बनाया गया। यहाँ पे 2005 में ये सिंथेसाइज हुआ। जेनेका जो कि अभी सिंजेंटा है, इसने जो है गोल्डन राइस 2 का फॉर्मेशन किया। इसमें अंतर केवल ये है कि यहाँ पे जो जीन लाया गया, जो डैफोडिल से वहाँ पे लाया गया था, ये लाया गया मक्के से। इसको नाम दिया गया ZMPSY, मतलब जियामेज फाइटोइन सिंथेसेस। तो ये जीन जो है लाया गया भाई मक्के से, और मक्के में ये जो जीन है ये क्या करता है, ये जो है इफिशियंट है ज़्यादा जो है बीटा कैरोटीन प्रोडक्शन के लिए। फिर CRT1 जो है ये गोल्डन राइस से ही लिया गया। तो यहाँ पे क्या है कि गोल्डन राइस 2 जो है ये 23 टाइम्स जो है मोर प्रोड्यूस करता है कैरोटिनॉइड्स, और यहाँ पे जो कैरोटिनॉइड्स बनता है वो 37 माइक्रोग्राम पर ग्राम जो है बनता है। जबकि अगर बीटा कैरोटीन की बात करें तो ये 31 माइक्रोग्राम पर ग्राम ऑफ राइस, इतना जो है बीटा कैरोटीन बनता है। तो अभी जो विटामिन ए डिफिशियंसी की समस्या थी उसको जो है इस गोल्डन राइस के कंजम्पशन से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो गोल्डन राइस के बारे में हमने डिस्कस किया। गोल्डन राइस के जो फादर हैं वो इंगो पोर्ट्रिकस हैं, ये हमने आपको बता ही दिया है। अभी देखिए हर्बिसाइड रेजिस्टेंसी को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंसी भी डेवलप कर सकते हैं। और हर्बिसाइड रेजिस्टेंसी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो तरीके के वीडीसाइड या फिर हम कह सकते हैं हर्बिसाइड जो है, देखिए वीडीसाइड का मतलब होता है जो केवल वीड को नष्ट करेगा, जबकि हर्बिसाइड जो होते हैं ये हर्ब को नष्ट करते हैं, मतलब जो भी क्रॉप है या फिर वीड है ये सभी को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर्बिसाइड रेजिस्टेंसी का मतलब है कि भाई कोई भी एक क्रॉप प्लांट है जिसमें कि रेजिस्टेंसी है हर्बिसाइड के लिए, इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो दो तरीके के हर्बिसाइड, जैसे कि एक तो सेलेक्टिव और दूसरे नॉन सेलेक्टिव, ये दो तरीके के हर्बिसाइड भाई यूज होते हैं। सेलेक्टिव का मतलब होता है ये कुछ सेलेक्टेड हर्बिसाइड, मतलब हर्ब को ही नष्ट करते हैं या वीड को नष्ट करते हैं। जबकि नॉन सेलेक्टिव जो होते हैं ये सभी प्रकार के खरपतवारों को और इनके साथ अगर क्रॉप लगी हुई है तो उसको भी नष्ट कर देते हैं। अब इसमें एक तो ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का डिसएडवांटेज ये हो गया कि भाई ये जो खड़ी हुई हमारी मेन क्रॉप है उसको भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन इनको यूज करने की ज़रूरत ये है कि भाई अब अलग अलग खरपतवार के लिए हम अलग अलग तरीके के जो है हर्बिसाइड यूज करें तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं मोस्टली ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये सॉइल में जो है माइक्रोब्स के द्वारा ऑटोमेटिकली डिग्रेड कर दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई ये इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट्स के लिए हजारडियस नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब ये है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को यूज करना कहीं ना कहीं फायदे का सौदा है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई अगर हम हर्बिसाइड यूज करते हैं तो हमारी जो मेन फसल है वो भी नष्ट हो जाती है खरपतवार के साथ ही साथ। इस चीज को आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब यह है कि हम जो है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज करते हैं तो ये फायदे का सौदा होगा। अब ये जो हर्बिसाइड हैं ये किस तरीके से पौधे को नष्ट कर देते हैं, क्या ऐसा मैकेनिज्म है? तो ये करते क्या हैं, ये जो है इनहिबिट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस को, या इसेंशियल अमीनो एसिड की सिंथेसिस को, बायोसिंथेसिस को ये रोक देते हैं। जैसे कि ग्लाइफोसेट जो है ये 5 इनॉल पायरुवेट सिकमिक 3 फास्फेट EPSP को जो है क्या कर देता है, रोक देता है। जब इसको रोक देता है तो होता क्या है कि प्लांट जो है डिफिशियंसी के कारण ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है जिससे जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जो एट्राजीन है ये फोटोसिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। जो फास्फिनोथ्राइसिन है ये ग्लूटामाइन सिंथेसिस, जो कि ग्लूटामाइन जानते हैं आप एक अमीनो एसिड है, इसकी सिंथेसिस को रोक देता है।
तो इस तरीके से अलग अलग हर्बिसाइड जो हैं ये अलग अलग तरीके से पौधों को प्रभावित करते हैं भाई। ये तो या तो ये जो है फोटोसिंथेसिस को ब्लॉक कर रहे हैं या फिर ये जो है किसी बायोसिंथेसिस प्रोसेस को ब्लॉक कर दे रहे हैं, जिससे पौधे जो है क्या होते हैं, अपना जो जीवन काल है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। ये आपने प्रिंसिपल समझ लिया। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई जो ग्लाइफोसेट है या राउंडअप के नाम से ये बिकता है, ये सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है और ये इको फ्रेंडली है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। ये माइक्रोब्स की तरह डिग्रेड कर दिया जाता है। और ये जो है EPSP मतलब 5 इनॉल पायरुवेट सिगमेट 3 फास्फेट, इसकी सिंथेसिस को क्या कर देता है, रोक देता है। जब इसकी सिंथेसिस को रोक देता है तो एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं बन पाता और पौधा जो है मर जाता है। अब जो है ये जो ग्लाइफोसेट है, अगर इसकी एक्टिविटी के अगेंस्ट अगर कोई जीन मान लीजिए हमको मिल जाए, मतलब ऐसा जीन जिस पे जो है इस पर्टिकुलर ग्लाइफोसेट या हर्बिसाइड का कोई इफेक्ट ना पड़े और उसको अगर हम मेन क्रॉप में डाल दें, तो क्या होगी, जो हमारी मेन क्रॉप, सपोज दैट दिस इज ए मेन क्रॉप, ये मेन क्रॉप है, बाकी ये सब क्या है, खरपतवार है। मेन क्रॉप में हमने एक ऐसा जीन जो है डाल दिया है जो कि इसके लिए, ग्लाइफोसेट के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। अब जब ग्लाइफोसेट के लिए रेजिस्टेंस है इसमें, तो ये तो खड़ी रहेगी फसल, मेन क्रॉप फसल रहेगी, बाकी ये सब क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि जितने भी खरपतवार होंगे वो खत्म हो जाएंगे और मेन क्रॉप हमारी बची रहेगी। और ये खरपतवार नाशी जो है, ये हर्बिसाइड जो है, ये भी डिग्रेड कर दिया जाएगा, तो इको फ्रेंडली तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ जो कॉस्ट इफेक्टिव जिसको हम बोलते हैं वो भी हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंसी या फिर ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंसी। तो इसमें यही किया गया है, जो मेन क्रॉप है इसमें जो है क्या किया गया, जीन जो है ऐड कर दिया गया, ऐसा जीन ऐड कर दिया गया जो कि एक ऐसा एंजाइम बना रहा है, मतलब जो EPSP जो पौधों में पाया जा रहा है, ये पहले जो एंजाइम पाया जा रहा है ये क्या है, ये रुक जाता है क्योंकि ग्लाइफोसेट इसको क्या कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है। लेकिन जो कोलाई में यही एंजाइम बनता है वो क्या है, ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है। और अगर इसको हम मेन क्रॉप में डाल दें, अगर हम इसको मेन क्रॉप में डाल दें तो क्या होगा कि भाई हमारी जो मेन क्रॉप है वो बच जाएगी और खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पे किस तरीके से ग्लाइफोसेट काम करता है इसको एक बार हम देख लेते हैं, हालांकि हमने आपको बता दिया ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई सिकमिक एसिड और फास्फोइनॉल पायरुवेट है, ठीक है। इसके बाद इससे बनना क्या है, इससे बनना है 3 इनॉल पायरुविनाइल सिकमिक एसिड 5 फास्फेट फास्फेट EPSP, ये बनना है। और इसके बाद इससे बनना है एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिससे कि पौधा जो है सर्वाइव कर सके। लेकिन जब हम ग्लाइफोसेट डालते हैं तो ये जो एंजाइम्स है ये नहीं बन पाता है, जिससे ये प्रोडक्ट नहीं बन पाता, और ये प्रोडक्ट जब नहीं बन पाता है तो ये भी नहीं बन पाता है, और जब ये नहीं बन पाता है तो पौधा जो है मर जाता है। विदाउट अमीनो एसिड प्लांट डाइज, प्लांट मर जाता है। मतलब मेन क्रॉप और जो वीड हैं ये सब क्या होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन अगर हम मेन क्रॉप में क्या डाल दें भाई, रेजिस्टेंसी के लिए जीन डाल दें, हर्बिसाइड रेजिस्टेंसी के लिए क्या डाल दें, जीन डाल दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिकमिक एसिड प्लस फास्फोइनॉल पायरुवेट है। यहाँ पे हमने ग्लाइफोसेट तो डाल दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल जीन भी हमने प्लांट्स में डाल दिया है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल EPSP सिंथेसिस जीन है, मतलब एंजाइम्स बन रहा है जो कि रेजिस्टेंस रख रहा है। तो राउंडअप हैज नो इफेक्ट, एंजाइम इज रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड। अब ये रेजिस्टेंस है तो भाई 3 इनॉल पायरुविनाइल सिकमिक एसिड 5 फास्फेट यहाँ पे बन जाएगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड भी बन जाएगा, जिससे प्लांट जो है ये भाई सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरीके से मेन क्रॉप हमारी जो है बच जाएगी, और जितने भी खरपतवार हैं, चूंकि इसमें हमने रेजिस्टेंसी के लिए जीन नहीं डाला है, ये सब क्या होंगे, मर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी मेन क्रॉप बच जाएगी और जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। ये इको फ्रेंडली भी हो जाएगा और कास्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में
आई होगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप या फिर राउंड अप रेडी क्रॉप। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई इंसेक्ट रेजिस्टेंसी। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंसी में क्या है कि यहाँ पे जो जीन लाया गया वो लाया गया बैसिलस thuringiensis से, जिसको नाम दिया गया बीटी जीन। तो इस जीन को जो है डाला गया इंसेक्ट के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई जो कॉटन है, कॉटन के पौधे में कॉटन बालवार्म लगता है, और कॉटन बालवार्म जो है कॉटन के पौधे को, कॉटन के बॉल को क्या करता है, नुकसान करता है, जिससे जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए बैसिलस thuringiensis से एक जीन लाया गया बीटी जीन। ये बीटी जीन जो है ये एक ऐसा एंजाइम्स बनाता है जो कि इंसेक्ट के स्टोमच को डैमेज कर सकता है, स्टमक को डैमेज कर सकता है। ये जो बीटी जीन है जो कि बैसिलस thuringiensis में पाया जा रहा है, बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis, और इसमें जो जीन पाया जा रहा है उसको हम बीटी जीन कह रहे हैं। इसकी अलग अलग कैटेगरी हैं, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बीटी जीन जो है ये एक ऐसा एंजाइम्स बनाता है जो कि इंसेक्ट के स्टमक को डैमेज कर सकता है और जिससे इंसेक्ट जो है खत्म हो सकता है। अब जब भाई ये एंजाइम्स इतना लाभदायक है कि भाई ये इंसेक्ट को क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, तो ये जो एंजाइम्स है ये बन कहाँ रहा है, बैसिलस thuringiensis जो कि एक सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है। अगर इस जीन को निकाल करके हम प्लांट्स के अंदर डाल दें तो वो एंजाइम्स इस प्लांट के अंदर बनने लगेगा, और जैसे ही इंसेक्ट जो है इस प्लांट्स को सक करेगा, इसको खाने के लिए आएगा, वो एंजाइम्स जो है इंसेक्ट के पेट में पहुंचेगा और इंसेक्ट जो है क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है क्रॉप्स को बचा सकते हैं इंसेक्ट के डैमेज से। और इससे क्या होगा कि जो केमिकल्स लगने वाला था वो जो है नहीं लगेगा, मतलब ये इको फ्रेंडली हो जाएगा। ह्यूमन की हेल्थ पे जो बैड इफेक्ट होने वाला था केमिकल से वो भी नहीं होगा, और जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ने वाला था वो भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल जो है इसके फायदे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीटी जीन डाला गया वो क्या कर दे रहा है भाई, इंसेक्ट के स्टमक को डैमेज कर दे रहा है, जिससे कॉटन का पौधा जो है सुरक्षित हो जा रहा है। अब देखिए इस एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एल्कलाइन पीएच मतलब हाई पीएच जो है चाहिए होता है। तो आपको पता है कि जो इंसेक्ट होता है इसका जो स्टमक होता है, यहाँ पे पीएच जो है हाई रहता है, पीएच जो है हाई रहता है मिडगर्ड में, है नहीं। पीएच जब हाई रहता है तो यहाँ पे जो एंजाइम्स है ये अच्छे से काम कर पाता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक को जो है क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है एंजाइम्स, जिससे जो इंसेक्ट होते हैं ये मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटी जो जीन है इसकी जो है 14 जो है डिफरेंट 14 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं और 4 क्लास हैं। यहाँ पे क्राई फर्स्ट जो है ये लेपिडोप्टेरा के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी रखता है, जबकि क्राई सेकंड जो है ये लेपिडोप्टेरा और डिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट हैं इसके प्रति रेजिस्टेंसी रखता है, जबकि क्राई थर्ड जो है ये कोलियोप्टेरा के इंसेक्ट जो हैं इनके प्रति रेजिस्टेंसी रखता है, जबकि क्राई फोर जो है ये डिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंसी रखता है। तो इन सभी जीन्स को जो है बैक्टीरिया से निकाल करके प्लांट्स के अंदर डाला जा सकता है, जिससे कि इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स के लिए जो इंसेक्ट हैं इनके प्रति रेजिस्टेंसी जो है डेवलप की जा सकती है प्लांट्स में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा इंसेक्ट रेजिस्टेंसी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे उनको डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।